फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank बहुत you. बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप इतने व्यस्त चल रहे हैं, कार्यक्रम है आपका, लेकिन ये जो पीला गमछा है, इसको देखकर मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि बिहार की राजनीति में भी पीला झंडा लेकर जनसुराज वाले चल रहे हैं, प्रशांत किशोर चल रहे हैं। अब पीले रंग पर एक तरीके से कहे तो सांकेतिक जो सियासत है वो करने वाले दो प्रतीक नजर आएंगे। इस समय देश में 5 लोग हैं, जी, अलग अलग स्टेटों में। यहाँ 2 लोग हैं। हम 23 साल से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विचार और आदर्श को लेकर हम यूपी के साथ साथ बिहार में भी पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे। इधर लोकसभा चुनाव में हमने अपनी सक्रियता बढ़ाई जब यूपी में हम सत्ता में गए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं, इस आवाज़ को हम बिहार भी पहुँचावें। तो हम लोग लोकसभा चुनाव के समय बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया, जी, चाहे वो मधेपुरा हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, चाहे आपके सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया। यहाँ हम 32 जिले में काम करने लगे पूरी ताकत के साथ। हमने कोई ऐसी रैली नहीं है कि जहाँ कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 लोग अपने से आते हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। तो हमने जो पीला झंडा बनाया है, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का साफा, 26 भगवान इस देश में पैदा हुए, उनका साफा और पीताम्बर ही धारण रहा है। इसी से हमने भी नकल मारा, अकल आ गई है। बढ़िया। चलिए, एक सवाल ये भी है कि भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति आप करते हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन कहा जाता है कि ओपी राजभर अपना काम निकलवाना जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप एंट्री ले रहे हैं आप बिहार की चुनावी राजनीति में, यहाँ किसकी नाकोदम करने वाले हैं, NDA या इंडिया गठबंधन? हम किसी के नाक में दम करने वाले नहीं हैं जी। हम जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी जिनके दरवाजे शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको जो है स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं मिली, जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, जहां अभी सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू की, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी,
उस लड़ाई को हम लोग यूपी में जब हम लोगों ने शुरू किया कांसीराम जी के साथ, तो वहाँ जब हम लोगों ने सफलता हासिल की तो हमको लगा कि ये आवाज़ हमको बिहार में भी फैलानी चाहिए। तो बिहार में हम किसी के नाक में दम नहीं कर रहे हैं जी, हम अपनी पार्टी का ताकत पैदा कर रहे हैं। पार्टी की ताकत आप पैदा कर रहे हैं और एक बात ये भी कह रहे हैं कि 29 सीटों पे शायद आप लोग दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मजबूत हैं, ऐसी चर्चा है, मैंने एक दो जगह पढ़ा। कितनी सीटों पे है आपका? देखिए, जो हमने बिहार में 42 बड़े कार्यक्रम किए हैं, छोटे कार्यक्रम को छोड़ के, तो उसकी सूचना हम लोगों ने यहाँ जब बाई इलेक्शन था 4 विधानसभाओं का, तो लोकसभा में सीट जब हमको नहीं मिली तो माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी ने कहा कि आगे देखा जाएगा। तो हमने कहा कि अब बाई इलेक्शन हो रहा है, 4 गो सीट है, 1 गो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। तो हमने कहा देखा नहीं जाएगा, हमने पर्चा भरवा दिया तरारी और रामगढ़। पूछ लीजिएगा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से पड़ा था, मतलब शायद दबाव बनाया कि गया। जब यहाँ ये मैसेज हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एनडीए के साथ ही हमके यूपी में समझौता है, बिहार में नहीं, हम लड़ेंगे चुनाव। तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे, आप लड़ जाएंगे। तो हमके इतना एहसास है ना, आप ऊपर बताओ। तो उन्होंने जो यहाँ संगठन प्रभारी है उनको बताया, उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने माननीय नड्डा जी को बताया, फिर माननीय नड्डा जी ने अमित शाह जी को बताया। तो वार्ता हमारी सबसे होती रही। तो बातचीत के बाद हमने कहा कि भाई लोकसभा तो मैं चूक गया हूँ, लेकिन विधानसभा मानूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पर्चा वापस कर लो, अब हम लोग बैठ के बात करेंगे। फिर चुनाव तरारी कभी भी जदयू और आरजेडी भाजपा कभी नहीं जीती थी। गठबंधन के बाद तरारी और रामगढ़ के साथ साथ 4 सीट जीते। जीतने के बाद तो मुझे दिल्ली बुलाया गया जी, दिल्ली बुलाया गया। तो वहाँ पूछा कि भाई कितनी सीट लड़ोगे हुआ। हमने कहा कि देखिए, हम लोग 22 साल हमको हो गया बिहार में, हम लोग टिमटिमाते हैं, 156 सीटों पर छोटी बड़ी सभा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने 29 सीट चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कि वहाँ कैसे जीतेंगे इसके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसकी सूची हमको उपलब्ध करा दो। तो फिर हम लोग दोबारा गए तो उनको सूची उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा कि सीट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं। तो हमने कहा कि फिर इसी में से तय करके दे दीजिएगा, हम भी आपका सहयोग करेंगे। हम एनडीए में हम भी हैं और हमारे लोग भी जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपके सहारे हम सफल हो जाएंगे, हमारे सहारे आप भी सफल और सफल हो जाएंगे। तो 29 सीटों की सूची मैंने वहाँ भरोसा दिया अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा ने, कुछ बात हुई हो कि देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं यूपी में काफ़ी सक्रिय था जी, और जो वार्ता माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से होती है हमारी, उस पर 100% उतरते हैं खरे। क्योंकि जब मैं यूपी में 22 का चुनाव अलग लड़ा था तो लोगों ने कहा कि ये मंत्री नहीं बन सकते। जब बात वहाँ दिल्ली हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होना होगा। हमने कहा नहीं, हम बाहर से आपका सहयोग करेंगे। कहा नहीं, सरकार में शामिल होना। हम कहे ठीक। फिर जैसे होता है ना कि समय होता किसी चीज़ का, तब विपक्ष के लोग कहना कि अब ये इसको मंत्री नहीं बनाएंगे लोग। मैंने कहा कि जब तक मंत्री हम नहीं बनेंगे तब तक चुनाव नहीं होगा जी, और सरकार में शामिल हुए। ठीक है। और लेकिन उसी सरकार से यूपी की बात आपने किया तो मैं एक बात इसमें ऐड ऑन कर दूं कि काफ़ी आप परेशान भी हुए होंगे। बड़ा कुछ लोग आपके ऊपर गुस्साए रहते हैं, आप एबीवीपी वालों को गुंडा बोल देते हैं, वो जाके अपने आपके घर के सामने पथराव कर देते हैं। उसके बाद फिर वो एकदम से लगातार आंदोलन कर रहे हैं आपके खिलाफ, एकदम से कि मुर्दाबाद के नारे, एबीवीपी 48 घंटे का अल्टीमेटम तक कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। आप ये कहेंगे कि माफ़ी मांगने जैसा है नहीं, वो दरअसल गुंडे ही हैं, या आप कहते हैं कि वो फिसल गया जुबान? नहीं, देखिए, मैं अपने बात पर कायम हूँ। गुंडे हैं नहीं, मैंने ये शब्द नहीं कहा है, ना मैंने किसी का नाम लिया है, ना कुछ कहा है। सवाल मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि छात्रों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो जो पुलिस ने किया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कानून के दायरे में कोई भी रहे, कानून के दायरे में रहे। कानून से हट करके, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी गुंडाई करेगा तो कानून अपना काम करेगा। ये शब्द मैंने कहा है। ये नहीं कहा कि किसी को मतलब टारगेट करके किसी को हमने गुंडा नहीं बोला है। नहीं, 2 चीज बोल दिया आपने। नहीं, हमने कहा कि गुंडाई जो करेगा तो उसको कानून उसके हिसाब से दिखाएगा। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अब ये तो आपको पता ही हुआ कैसे उस लड़के को गिरा के 10 पुलिस वाले बकायदा मारे हैं 15 मिनट। नहीं, मैं उस बात पे नहीं कहा। मैंने फिर आगे क्या कहा था, ये भी मैंने उसमें कहा था
कि देश के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा, कानून को नहीं माना। बिहार के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, लालू जी को। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। तो कानून के दायरे में, देश में कानून का राज है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबके यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार हमारा है जी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन सर क्या ये वही तरीका है कि भाई अपना थोड़ा सा दबाव बनाए रखा जाए, अप्रत्यक्ष तौर पर भी वो ठीक है, ना लगे कि भाई आप सीधे तौर पर किसी को कह रहे हैं। अब हाल ही में कुछ आपके बयान इस तरह के भी आए, क्योंकि आपने कहा कि बिहार में जो है योगी मॉडल लागू होना चाहिए। आप कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो तो फेल हो गया है, कानून व्यवस्था के लिहाज से, तो खासकर भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने कहीं जिक्र किया। तो क्या मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी सरकार और उस नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर, उनके मॉडल को लेकर सवाल उठा रहे थे? मौजूदा स्थिति क्या है और क्या एजेंडा है? इतना तो मैं नीतीश जी की तारीफ करूंगा जी कि लालू जी की सरकार जब थी तो खम्भे जरूर थे लेकिन तार नहीं थे जी। नीतीश जी की सरकार में बिजली गांवों तक पहुंची, पक्की सड़कें गांवों तक पहुंची हैं। ये दो चीज़ तो मैं कहूँगा। सरकार बनने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में लोग जंगल राज कहते थे, उस जंगल राज पर अंकुश लगाने का काम नीतीश जी ने किया, इसको हम मानते हैं। लेकिन इधर जो अपराध बढ़े थोड़ा सा, उस पर मेरे सामने सवाल जब आया तो मैंने कहा कि यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने जितने भी माफिया पिछली सरकारों में छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो या तो जमीन के अंदर हैं, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल के अंदर हैं। और उनके नाम से कोई भी कांपता है कि बुलडोजर न आ जाए। तो बुलडोजर बाबा की सरकार भी कहते हैं कुछ लोग। ये इसी से मैं तो इसमें कहीं थोड़ा सा कमी पेशी बिहार में रह रही है क्या, जिसको आपने पॉइंट आउट किया? देखिए, निश्चित है कि छिटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए जी, तो हम जैसे राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो जो विपक्ष के लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप तो होता है जी, लेकिन देश में दंगा और कर्फ्यू पे विराम लगा है। कोई माने चाहे ना माने, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, एनडीए की सरकार में दंगा करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। कराने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। और खास तौर से हम यूपी में बड़े दंगे होते थे जी, लेकिन आज सारे दंगे करने वाले लोग देखते हैं कि कहीं उधर से बुलडोजर तो नहीं आ जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि डराते हैं हमको। जैसे आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं यूपी में और आप पंचायती राज मंत्रालय भी आपके पास है। अब आप कहते हैं कि मदरसों को इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे गलत गतिविधियाँ होती हैं। आप कहते हैं कि बॉर्डर से लोग घुसते हैं मदरसों में, शरण लेते हैं। 100% अपने बयान पे कायम हूँ। प्रयागराज में मदरसे में नोट छापी गई, छापने के समय पकड़े गए। आपके कुशीनगर में नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई। मदरसे बाहर से तो दिख रहा है मदरसे हैं, अंदर होटल बनाया गया है। मदरसे खोले गए हैं शिक्षा देने के लिए, मदरसे नोट छापने के लिए नहीं है। मदरसे के अंदर होटल चलाने के लिए नहीं है। आप बिना अनुमति के मदरसे बना लिए हो किसी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर, तो किसकी अनुमति से बनाए हो? और मदरसे बना करके वहां विदेशी लोगों को वहां ठहरा रहे हो, तो मदरसे नहीं तोड़े जाएंगे ऐसे? कोई कैसे लोग आतंकी टाइप के, क्या किस टाइप? भाई अगर बाहर से लोग आकर के अंदर हुआ रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? होटल कैसे बन गया? होटल में क्यों बसाया गया है उनको? आपने होटल की अनुमति ली? आप मदरसे की अनुमति ली? आप बॉर्डर पे बना लेंगे मदरसा कि हम बॉर्डर पे हैं, ये जमीन भारत और पाकिस्तान के, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ बना रहे हैं। जब जानकारी हो रही है तो कि अंदर इस तरह की गतिविधि है तो कार्रवाई हो रही है। इस बात का तो प्रमाण कोर्ट में होना चाहिए ना कि ये डायरेक्ट बुलडोजर से कैसे प्रमाण होगा इसका? ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? जब नहीं प्रूफ तो होता है ना, कोर्ट के आदेश पर ही सारे काम होते हैं। बाहर चाहे जितना हल्ला हो, कोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी गलत कर रहे हैं तो सजा न्यायालय देती है, न्यायालय के आदेश पर सब गिरते हैं। चलिए, न्यायालय के आदेश पे करते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अब आप बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और बिहार में जो वक्फ कानून आया उसका बहुत विरोध हुआ, तगड़े से विरोध हुआ, और बॉर्डर बहुत ज़्यादा बिहार टच करता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो क्या आप
अपने बात पे ये है कि हाँ ठीक है, बाहर से आते हैं। और एक मुद्दा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि इसी से कनेक्ट करके एसआईआर पे भी इसी तरीके कुछ बात कही गई कि बांग्लादेश से और दूसरे देशों से आके बस गए हैं। तो विपक्ष तो कहता है कि आप प्रूफ दीजिए, आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि आप कहाँ से कितने लोग आए, 10 लाख आए कि 5,000 आए कि 100 लोग आए, बांग्लादेशी घुसपैठ कितना है, ये इस बात का तो प्रूफ होना चाहिए ना। आप लोग तो गठबंधन में हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल, आपने वक्फ बोर्ड की बात की। जितने मजबूत मुसलमान हैं वो गरीब मुसलमान का हक लूट रहे हैं। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है। अल्लाह की संपत्ति करोड़ों की लाखों में बेच करके वो मजा ले रहे हैं। कानून में क्या संशोधन है? ये विपक्ष के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, जैसे एनआरसी और सीए की बात इन लोगों ने किया। उस समय कहते थे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो रही है और सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम नागरिकता देने का कानून लेके आए हैं, और 2 साल के ऊपर हो गया, पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता खत्म हुई? कोई जवाब दे सकता है विपक्ष का आदमी? उसी तरह वक्फ बोर्ड की जो नियमावली आई है, ये मजबूत मुसलमान गरीब मुसलमानों के, महिलाओं के हक को लूटते हैं, अवैध संपत्ति बेच करके अवैध धन अंकुर अर्जित करते हैं। इसको लेकर के कानून आया है। पहले क्या था वक्फ नियमावली में कि वक्फ क्रिमिनल कोर्ट है, और उस वक्फ बोर्ड की कमेटी में सिर्फ अल्पसंख्यक, सिख नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, जैन नहीं रहेगा, फारसी नहीं रहेगा, अल्पसंख्यक में जो जाति है सबको रहने का अधिकार है ना उस कमेटी में। तो ये नए कमेटी, उस समय सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान, अध्यक्ष मुसलमान, मेंबर मुसलमान। फिर उन गरीब मुसलमानों को आपने जब जमीन बेची तो एक महिला मुसलमान को बता दो या एक गरीब मुसलमान को बता दो कि शिक्षा के लिए उसकी मदद किया हो, उसको बसाने के लिए कहीं जमीन खरीद करके उसको मकान बनाने के लिए दिया हो। एक कोई बता तो दे, हम सैकड़ों बता दें। इन लोगों ने वक्त की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीद करके होटल बना करके किराए पर दे करके वहां आज के भी तारीख में 10 लाख महीना ले रहे हैं। ऐसा हमने यूपी में मैं देखा हूं। ऐसे वहां अंकुश लग रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम। वो कहते हैं ऐसी बातें बीजेपी के लोग बोलते हैं, या तो हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम। अरे हम तो भारतीय समाज पार्टी के सहयोगी दल हैं। जो कहता हमारे सामने ले आइए, मैं ले चलूं, दिखा दूं उसको, मैं चलूं दिखा दूं। और जहां तक आपने एसआईआर की बात की ना, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं। नगर पंचायत, पंचायत और निगम, उसके आसपास जितने गांव होते हैं उनके नाम वहां जोड़ लेते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत में, वहां वोट दिलवा लेते हैं, और फिर वही लोग पंचायत चुनाव में वोट देते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक जगह दो वोट तो नहीं हो सकता ना। बिहार पे आते हैं अब। हाँ बिल्कुल वापस बिहार लौट रहे हैं। और चूंकि एबीवीपी का जिक्र किया कि किस तरीके से वो बयान आया, उस पर आपने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कब गर्म होना है, कब थोड़ा नरम होना है, ये कल आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और कब किस बयान का क्या मतलब होगा, ठीक है। लेकिन अब 29 सीटों की लिस्ट एक कहा जा रहा है कि भाई आपने दी है, आप कितना स्पेस देख रहे हैं एनडीए में? क्या एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ने की योजना है? अगर उस स्पेस में आपने कहा कि भाई हम भी थोड़ा सा आगे पीछे करने को तैयार है, आप ये कह रहे हैं, तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और कितनी सीटों तक अगर ऑफर होता है तो आप चुनाव लड़ पाएंगे? ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, विपक्ष के लोग जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, जितने लोग यहाँ गोल बनाए हैं जी, सब दगे हुए कारतूस हैं। ये समझ लीजिए, सब लोग सरकार चला करके दे दिए हैं, देख लिए, जनता देख चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में सहयोगी दल है। सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी जदयू का काम है जी, हम लोग सहयोग करेंगे जी। हमको सरकार नहीं बनानी है। हमारे जो नेता यहाँ काम कर रहे हैं आज 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल, 16 साल से, ऐसे नेताओं को, जो पार्टी में हमारे नेता हैं, ऐसे नेताओं को हम चुनाव लड़ा करके उनको सदन में भेजना चाहते हैं। नहीं, पार्टी स्तर पर कोई तो आंकड़ा आप लोगों ने भी तय किया होगा ना? कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपको नहीं मिला, कैसे नहीं मिलेगा भाई? ये नहीं कैसे है? हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अमित शाह देंगे आपको सीट, भले 5 सीट दें, 2 ही सीट दें, वो देंगे। वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, नड्डा जी जानते हैं, यहाँ के जो प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जानते हैं, जितने नेता हैं सब जानते हैं। राजभर को कौन नहीं जानता? लेकिन सर, आप कह रहे भाई एनडीए के सहयोगी है, ठीक बात है, लेकिन आप बताइए बिहार में, जब बिहार में आते हैं तो जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक तो लोग कह रहे हैं कि भाई सुभाषपा के लिए एनडीए में कोई स्पेस है नहीं, क्योंकि उड़ती उड़ती अगर आंकड़ों की अगर जिक्र किया जाए, वो कह रहे हैं भाई जेडीयू बीजेपी 100-105 इस आंकड़े में जाएगी, भाई सीट ले जाएंगे। उधर 40 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी हैं,
उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आखिर सीटें फिर आएंगी कहाँ से, स्पेस कहाँ है? नहीं, देखिए, मांगना सबका अधिकार है जी जैसे हम 29 मांग रहे हैं तो 29 हमको मिलेगी नहीं। चिराग पासवान जी मांग रहे हैं जितना, उतना तो मिलेगी नहीं। जी जो भी जाहिर सी हम अपनी बात नेतृत्व के सामने रख रहे हैं सभी लोग, और जो बातें आप उड़ती हुई बात कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सब हवाई खबरें हैं। ये सब बातें हवाई खबरें हैं। हम हफ्ते में 2 दिन और 3 दिन, चाहे माननीय नड्डा जी से बात कर लें, चाहे माननीय अमित शाह जी से बात कर लें, चाहे बंसल जी से बात कर लें, हम सबसे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या प्रगति है जी। तो कहते हैं अभी कोई बात नहीं, बात होगी तो आपको बुलाया जाएगा, अब बैठ करके बात की जाएगी। कुछ एक चीज़ें थी, देखिए आपकी लगातार आप कह रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं कि भाई तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है, गृह मंत्री से भी बातचीत हो रही है, लेकिन सर जैसा मैंने ठंडा गरम और वो कहा नरम गरम वाली बात, अब देखिए आप ही कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों ने कुछ नहीं किया, इस तरह की एक बात आपने कही, एक बयान में आपने उस वर्ग के लिए कहा। तो अब क्या स्थिति है आपका, जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो उस वर्ग के लिए क्या एजेंडा है, और उस पर फिर आपको एक सहमति बनानी पड़ेगी। अगर एनडीए के सहयोगी होकर के चुनाव में आप उतरेंगे तो वो एक सहमति बनानी पड़ेगी कि भाई अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो क्या एजेंडा होगा, क्या विजन होगा जिस पर एक साथ चलना है आगे। देखिए, बिहार में आज भी जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है और छत बनाने के लिए जमीन नहीं है। आज भी ऐसा वर्ग है जी, उसको जमीन दिलाना है, उसको आवास पहले। आज यूपी के लोग आकर के बिहार में नौकरी ले रहे हैं। अभी शिक्षक भर्ती हो, यूपी से कई हजार लोग यहाँ नौकरी ले लिए। तो यहाँ शिक्षा में जो कमजोर तबका है, शिक्षा से कमजोर है। क्योंकि कह रहे हैं कि यूपी में सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, वैकेंसी क्या बात करते हैं, अभी तो 60,244 पुलिस की भर्ती हुई है। अभी आप मास्टर वाली वैकेंसी जो इतने सारे शिक्षक जो यूपी के आए हैं बिहार में हुए हैं, तो इतने कह रहे हैं 3-4 सालों से तो कहाँ शिक्षक नहीं। अब आपको बता दें, हम बिहार में हैं, यूपी, दोनों की शिक्षा में जरा तुलना कर लीजिए। यहाँ से बेहतर शिक्षा अगर वहाँ नहीं होती तो वहाँ के लोग यहाँ आकर के शिक्षक नहीं बनते। यहाँ के लोगों को अगर शिक्षा बेहतर मिले तो ये यहीं नौकरी करते, वो यहाँ नहीं हिस्सा लेने आते। फिर तो तेजस्वी यादव के आरोप सही है। क्या आरोप है? कि 2005 से लेकर 2025 तक सरकार की नहीं, सरकार किसकी थी? नीतीश। इन लोगों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? नीतीश की है? नीतीश कुमार की। उसके पहले कौन था? अरे तो 15 साल तो हुआ, वही 20 साल सर, अरे लंबा समय होता है भैया मेरे। वही राहुल जी तो बोल रहे हैं कि 60 साल सरकार उनकी थी। और कह रहे हैं कि पिछड़े दलित को हिस्सा नहीं मिला। जी वही ना बोल रहे हैं, 60 साल उनकी सरकार, देश में और प्रदेश में सरकार, और वो कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा नहीं मिला। कौन नहीं दिया? लेकिन सर जब आप ये बात कहते हैं, ठीक है तेजस्वी आरोप लगाएं, जनता तय करे, लेकिन जब आप एनडीए के सहयोगी होकर ये बात कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, देखिए हम आपको बता दें जी, कोई भी विपक्ष कोई मानने को तैयार नहीं था कि देश में जातिवार जनगणना होगी, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एनडीए गठबंधन की जब मीटिंग हुई, सभी लोगों को बुलाया गया। जब हमारा नंबर आता था, वहां हमसे पूछा जाता था, तो हमारा पहला प्रश्न होता था कि जातियों की गिनती होनी चाहिए। आज़ादी के बाद जातियों की गिनती नहीं हो पाई, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं कि उस समय नीतीश जी एनडीए में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जातिवार जनगणना चाहे सही कराया, चाहे आरोप लगा, लेकिन उन्हें करा के दिखाया। और मैं कहता था बार बार कि एक दिन नहीं, एक दिन जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में होगी। ये मैं चैलेंज से डंके की चोट पर कहता था, और कैबिनेट से मुहर लगी। 2027 तक पूरे देश की जातियों की गिनती आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब आए तभी हुई, इससे पहले तो नहीं हो पाती थी। बिहार में हमने करवाया, आरक्षण हमने बढ़ाया, सब कुछ किया। अब जो नई सरकार आई बल्कि उसको रोक के बैठी हुई है। कहाँ रोक के बैठी है? आरक्षण लागू हुआ, कहाँ रोक के बैठी है? 65%। भैया देखो, आपको बता दें, तेजस्वी जी जितना बोल रहे हैं ना, अब सरकार उनकी थी सरकार, मतलब उनके पिताजी थे तो सरकार उन्हीं की थी, उनकी पार्टी की सरकार थी। आप बताओ कि एक भी टिकट राजभर को दिया,
रजवार को दिया, राजवंशी को दिया, प्रजापति को दिया, पाल को दिया, हम 5 ही जाति की पूछते हैं और छोड़ दीजिए। ऐसे 66 जातियां हैं जिनको राजनीति में हिस्सेदारी नहीं, और जिनकी आबादी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 एक एक विधानसभा में वोट है। ये हिस्सेदारी तो नहीं दिए, राजनीतिक भागीदारी नहीं दिए। अगर वो राजनीतिक भागीदारी इनको दिए होते तो ये दिखते, तब इनको जो है प्रेरित होता कि अगर ये यहाँ आए तो इनके भी समाज में शिक्षा है कि नहीं, सरकार टटोलती। लेकिन इन लोगों ने तो उधर ध्यान नहीं दिया, खाली वोट के लिए ध्यान देते हैं। टाइम आ गया तो चलो। आपने तमाम जातियों का जिक्र किया, लेकिन एक बात बताइए, पीला गमछा के मैंने जिक्र किया था शुरुआत में। जनसुराज वाले तो कह रहे हैं कि भाई विकास की बात कर रहे हैं, वो रोड मैप बता रहे हैं। क्या ओपी राजभर बिहार की राजनीति में वही जाति वाला झंडा बुलंद करके राजनीति करना चाहते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, हम इस देश में कौन सी पार्टी है, एक पार्टी का नाम बताइए जो जाति की राजनीति न करती हो। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं उदाहरण बता रहा हूं। जाति का संगठन बनता है, पार्टी का संगठन बनता है तो जाति के आधार पर बनाए जाते हैं। टिकट दिए जाते हैं तो जातियों को देख करके किसकी जाति का वोट है इस विधानसभा में कि नहीं। मंत्री बनाए जाते हैं तो जाति देख करके बनाए जाते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जातिवाद नहीं होता है? एक पार्टी का नाम बताइए। लेकिन फिर बीजेपी विकास कहती के है कि रोड हमारे मैप यहाँ का नहीं क्या होता होगा? है। देखिए कहने से क्या हम होता सीना है? ठोक के बोलते हैं भैया, एक पार्टी का है। नाम बताइए। वो कहते हैं हम हिंदू देखते हैं, वो अलग बात, जात देखिए नहीं वो अलग देखते बात हैं। है। लेकिन संगठन में आप उठा के देखिए, शुरू करिए धरातल से। संगठन का काम किसी पार्टी का होता है तो वो जातियों को जोड़ने के लिए संगठन में पार्टियां जो है जातियों को जोड़ने के लिए संगठन में उनको पदाधिकारी बनाती है। ठीक है राजभर जी, आपने बात किया और अच्छे से शुभकामनाएं हैं आपके लिए बिहार चुनाव के लिए, और ये भी कि अमित शाह आपकी बात को माने, अमित शाह पे आपका दबाव कायम रहे, दबदबा कायम रहे आपका, और आप जो भी सीटें आप चाहते हैं उसको चाहे। टीम 11 के मंच पे आने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH